हाय गाइस, कैसे हो? आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं प्रियंका आपको सुनाने जा रही हूँ पॉकेट एफएम की एक फेमस राइटर मोनिका ध्रुव की लिखी हुई कहानी। तो आइए सुनते हैं मोनिका ध्रुव की लिखी हुई कहानी प्रियंका की जुबानी। इश्क है मलंग मेरा। वैदेही की तो दुनिया लुट चुकी थी। वो तकिए में मुंह छुपाकर बस रोए जा रही थी। उसे एक हफ्ते पहले की बात याद आई जब वो अपने भाई से लड़ रही थी। एक कॉलोनी के मोहल्ले का मंदिर, जहाँ एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की होगी, वो अपने हाथ में आरती पकड़े हुए महादेव की आरती कर रहा था और मोहल्ले के कुछ लोग उसी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। वो आदमी जोर जोर से आरती कर रहा था और दूसरे हाथ से घंटी बजा रहा था। उसके मुंह पर महाकाल का नाम था और वो शिव तांडव गा रहा था। सारे लोग उसके पीछे ही खड़े थे। उस लड़के ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था। माथे पर एक लंबा सा तिलक था। दिखने में काफी हैंडसम था। आरती करने के बाद उसने महादेव के सामने हाथ जोड़े और फिर पलटकर सबको आरती दी और आखिर में वो आरती की थाली वैदेही के पास लेकर आया। वैदेही गुस्से में उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का बोला, लाडो, नाराज नहीं होते, चुपचाप आरती लो। वैदेही ने आरती लेते हुए कहा, पंडित जी, पहले कह देती हूँ, चाहे जितना भी अमीर लड़का हो, मैं शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आरती महादेव के चरणों में रखी और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, समझाना मेरी बहन को, थोड़ी सी पागल है। इसे नहीं पता कि कितना अच्छा रिश्ता आया है। चलो महादेव, चलता हूँ, शाम को आकर आरती करूँगा। फिर उसने अपने पीछे खड़े आदमियों को देखकर कहा, एक एक करके प्रसाद ले लीजिएगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से बोला, जय महाकाल जी की। वहाँ खड़े आदमी औरत सब ने पंडित जी के साथ हाथ ऊपर किए और जोर से जयकारा लगाया, जय महाकाल जी की। पंडित जी मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ आए। घर और मंदिर में ज्यादा दूरी नहीं थी। पंडित जी घर आए। घर आते ही उन्होंने देखा तो जमीन पर आसन लगा हुआ था। पंडित जी आकर आसन पर बैठ गए और वैदेही उन्हें खाना परोसते हुए बोली, कोई भी आरा गहरा गाड़ी लेकर आएगा और आप उसे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। एक बार मुझसे पूछना ठीक नहीं समझेंगे? आपको पता भी है अमीर लड़के कितने बिगड़े हुए होते हैं। मुझे तो लगता है आप मुझे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए मेरी शादी उस अमीरजादे से कर रहे हैं। इतना कहकर वैदेही ने गुस्से में अपने भाई की थाली में खाना परोस दिया। पंडित जी ने कहा, वैदेही, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं। खाते वक्त गुस्सा नहीं करते, बल्कि खाने को देखकर भगवान का नाम लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें खाने की सुविधा उपलब्ध कराई। ये सुनकर वैदेही बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो पंडित जी, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं। और रही बात तो ये जो आप मुझे ज्ञान की बातें बताते हैं ना, ये अपने मंदिर तक ही सीमित रखिए, मुझे मत समझाइए। एक तो बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी, ऊपर से भोले बन के भी दिखा रहे हैं। इतना कहकर वैदेही किचन की ओर चली गई। शायद पंडित जी के लिए कुछ और भी लेने के लिए गई थी। थोड़ी देर में वो एक पराठा लेकर आई और पंडित जी की थाली में परोसती हुई बोली, आपको ऐसा क्या नजर आया उस लड़के में जो आपने हाँ कर दी? पंडित जी चुपचाप खाना खाने लगे और वैदेही गुस्से में पंडित जी को देखने लगी। और तभी गेट पर किसी ने दरवाजा बजाया। ओमकार पंडित जी घर पे हैं? वैदेही को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हल्का सा पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, हाँ यही है, कहाँ जाएंगे ओमकार पंडित जी, आ जाइए। और इतने में दो आदमी अंदर आ गए। उनके हाथ में कुछ सामान था। उस सामान को देखकर ओमकार ने हाथ जोड़कर कहा, कितनी बार कहा है मुझे दान पुण्य मत दीजिए। सिर्फ मैं मंदिर में पंडित इसलिए हूँ क्योंकि आसपास कोई पंडित नहीं है और मेरे महाकाल ऐसे ही बैठे रहे, मुझसे देखा नहीं जाता। आप ये दान किसी गरीब को बांट दीजिए। मैं तो संपन्न हूँ, महादेव की दया से सब कुछ है मेरे पास। उन दोनों आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मना मत कीजिए, ओमकार पंडित बहुत आस लेकर आए हैं। किसी ने कहा है कि किसी शुद्ध ब्राह्मण को दान पुण्य करने से हमारा काम संपन्न हो जाएगा। ये सुनकर ओमकार ने हंसकर कहा, कैसी बातें कर रहे हैं,
जितना दान पुण्य गरीबों को लगता है उससे ज्यादा दान पुण्य किसी को नहीं लगता। जाइए किसी गरीब को दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर ओमकार ने अपना एक हाथ उठाकर लगभग उन्हें आशीर्वाद दे दिया। ओमकार की उम्र कम थी लेकिन समझ और मैच्योरिटी बहुत ज्यादा थी। सारे दिन महाकाल के ध्यान में रहता था। वो आदमी कुछ बोलते उससे पहले ही वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा लाइए दे दीजिए, मैं आया हुआ सामान ठुकराना नहीं चाहती। मैं खुद किसी गरीब को दान दे दूंगी, लेकिन भाई की बातों पर गौर कीजिए, भाई दान पुण्य नहीं लेते। उन दोनों आदमियों ने हाँ में गर्दन हिलाई। अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान वैदेही के हाथ में दिया और हाथ जोड़कर बोले, सच कहते हैं लोग बाग, पंडित जी आप सच में बहुत महान हैं। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाते ही ओमकार ने कहा, तुमने ये सब क्यों ले लिया? वैदेही बोली, आए हुए अन्न को ठुकराते नहीं हैं। मैं कॉलेज जाऊंगी तो इस सामान को किसी गरीब को दे दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर उसने वो सामान वही टेबल पर रख दिया और फिर ओमकार को देखकर बोली, पंडित जी खाना खा लीजिए वरना फिर पूरा दिन बिना खाए रहेंगे। इतना कहकर वो किचन में चली गई। आखिरकार ओमकार ने खाना खा लिया और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया। ओमकार भी काम करता था। उसका एक छोटा सा गराज था जो घर के ही पास था। ओमकार बोला, अच्छा वैदेही जा रहा हूँ। वैदेही ने कहा, चले जाइए, लेकिन इतना सुन लीजिए मैं शादी नहीं करूंगी। ओमकार जिसके कदम दरवाजे तक आ गए थे वो रुक गया और पलटकर बोला, तुम्हें शाश्वत से प्रॉब्लम क्या है? वैदेही बोली, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। वो इतना अमीर लड़का मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करेगा? इतना अमीर लड़का, उसकी ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे शादी करने के बाद इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? पंडित जी समझने की कोशिश कीजिए। अगर माँ बाप होते हैं तो रिश्ता प्रेशर में निभाया जाता है, लेकिन वो तो अकेला लड़का है। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, आप सीधा सीधा मना कर दीजिए। ओमकार ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब नहीं है। आजकल की लड़कियां कहती हैं कि फैमिली ना हो, और तुम हो कि कह रही हो कि फैमिली हो। वैदेही गुस्से में ओमकार को देख रही थी। ओमकार ने कहा, मैं रिश्ता नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें लौटाना है तो लौटा दो। इतना कहकर ओमकार गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगा तो वैदेही ने ओमकार की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, पंडित जी पागल तो नहीं हो गए? आप इतना क्यों नहीं सोचते कि इतना अमीर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा? ओमकार ने कहा, मैंने उस अमीर लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लिया। आज तक वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने 4 साल में ही उज्जैन के टॉप बिजनेसमैन में से अपना नाम शामिल कर लिया। वो लड़का भी हमारी तरह ही साधारण है। और उसने कहा ना कि उसने तुम्हें एक सेमिनार में देखा था और उसे तुम अच्छी लगी। सुलझे हुए लड़के शादी ऐसे ही करते हैं। मुझे तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का लगा वो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी और उसकी कुंडली बहुत अच्छी मैच हुई है। शुरुआती दिनों में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी और उसकी जिंदगी बहुत मजे से कटेगी। शाश्वत पर ना सही, मुझ पर तो भरोसा करो। अब वैदेही कुछ नहीं बोली। ओमकार ने एक बार फिर अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ रखा और बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि तेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो, और इससे अच्छा घर तुझे नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन के बालों को चूमा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वैदेही की आंखों में पानी आ गया। वो शाश्वत से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे इतना अमीर लड़का नहीं चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाई। फिर भी उसने अपनी आंखों में शाश्वत के लिए कुछ सपने सजा लिए और अब वो उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया और ओमकार ने वैदेही और शाश्वत की शादी अपने बजट से ऊपर ही करके कर दी। लेकिन हुआ क्या? ओमकार को तो पता भी नहीं कि पहले ही दिन उसकी बहन पर क्या बीती। वैदेही तकिए में मुंह छुपाए रोते रोते सो चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत ठंड लग रही थी। वो खुद में ही सिमटी हुई बेड पर बेसुध सी लेटी हुई थी और तभी कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में कोई और नहीं, शाश्वत आया था। बहुत धीरे से आया। उसने वैदेही को देखा। एक पल के लिए तो वो वैदेही को ही देखता रहा। पहले ही दिन उसने वैदेही की क्या हालत कर दी थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आई। वो बोला, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो तुम? तुम्हें तो धोखा देने में बहुत मजा आता है ना। अब खुद पर आई तो रोने लगी। नहीं वैदेही, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है।
ये तो बस शुरुआत है। इतना कहकर शाश्वत ने कंबल लिया और वैदेही को अच्छे से उड़ा दिया और फिर बोला, तुम्हें तो मैं पागल करूंगा, तुम खुद से पागल नहीं होगी। दूसरी तरफ दीवान हाउस। एक 45-46 साल की औरत जिसने एक डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, वो डाइनिंग टेबल पर आई और चेयर खींचकर बैठ गई। उसके सामने उसका पति बैठा था, जिसकी उम्र 50-52 साल के आसपास की होगी। दिखने में वो काफी हेल्दी था। उसने ब्लू कलर का सफारी सूट पहना हुआ था और उसके गले में मोटी सोने की चेन थी, कलाई में एक्सपेंसिव घड़ी, और वो पूरे कंसल्टेंट के साथ नाश्ता कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी बोली, अशोक, क्या सोचा है विनायक के बारे में? अशोक बोला, शांति, मुझे ठीक से खाना खाने दो, उसके बाद बात करेंगे। शांति ने कहा, अशोक, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि शांति से खाना तभी खा पाएंगे जब तुम शांति की बात मानोगे। अशोक ने एक नजर शांति की तरफ देखा तो शांति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आई। वो बोली, देखो, ये बात तो हम दोनों से छुपी हुई नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का 30% शेयर विनायक की वाइफ के नाम है, तो हमें विनायक की शादी कर देनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? अशोक बोला, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? शांति ने कहा, एक लड़की है, गौरव की दोस्त है, उसे हम सब कुछ समझा देंगे और वो मान भी जाएगी। जैसे ही शादी होगी वैसे ही उस लड़की से पेपर पर सिग्नेचर करा लेंगे और उसे कुछ पैसे दे देंगे। अशोक अब तक खाना खा चुका था। उसने टिश्यू पेपर उठाया, अपने हाथ पोंछे और बोला, ऐसी लड़की पर भरोसा कर सकते हैं? शांति ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये सुनकर अशोक ने गहरी आंखें करके शांति को देखा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, पर मेरा नहीं। शांति हैरानी से अशोक को देखने लगी। अशोक ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछते हुए कहा, किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें ये मौका एक बार मिलेगा, बार बार नहीं। विनायक की शादी जिस लड़की से होगी, विल के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का 30% शेयर उस लड़की के अपने आप नाम हो जाएगा। रही बात तुम जिस लड़की की बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की हमारे काम आएगी। शांति खड़ी होकर बोली, मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो अच्छी लड़की है, वो हमारी बात मान लेगी। कुछ सोचकर अशोक ने कहा, ठीक है, तो फिर अपने बेटे के साथ मिलकर कर लो प्लानिंग, लेकिन याद रखना, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे अच्छे से जानती हो और तुम्हारा बेटा भी मुझे अच्छे से जानता है। इतना कहकर अशोक अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ आया। उसने सोफे पर रखा हुआ अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, और अपने लाडले से कह देना ऑफिस का भी चक्कर लगा दे, वरना किसी दिन मेरे हाथों पिट जाएगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तभी शांति ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। उस कमरे में से गौरव और एक लड़की बाहर आए। गौरव 24 साल का एक लड़का, शांति और अशोक का इकलौता बेटा। उस लड़की ने शांति को देखकर कहा, कमाल है आंटी जी, आपकी तो बात ही अलग है, कितनी आसानी से आप अपने पति को मना लेती हैं। शांति के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आई। फिर उसने उस लड़की के गालों पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हें पता है काव्या, तुम बहुत समझदार हो, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी बात अपने पति से की है। क्या वैदेही ओमकार को अपने और शाश्वत के रिश्ते के बारे में बताएगी? कौन है विनायक? कौन है वह लड़की जिसे शांति ने विनायक के लिए पसंद किया है? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क है मलंग मेरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। 50 लाइक्स पूरे होते ही कहानी का अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।